Hello guys, welcome to Learning English classes. Today we will study about a poetry, Asleep in the Valley, which is the class 12th West Bengal Board English chapter, and it is a short poem and very interesting and very tragedy poem. So let's start. Firstly, we will discuss about the author, about poet, which is Arthur Rimbaud. Full name is Jane Nicholas Arthur Rimbaud. He is born in 1854 and died 1891. He was a French poet from the 19th century. Here is a printing mistake. फ्रेंच पोएम रिटन है बट वहाँ पर पोएट होगा. ये 19th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट थे और इन्होंने अपना लिखना बहुत ही कम ही एज में स्टार्ट कर दिया था. ये मतलब कि टीनेज पहुंचने से पहले ही इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था और जब 19 साल के हुए तब तक इन्होंने लिखना स्टॉप भी कर दिया. ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इवन बिफोर ही रीच्ड इन हिज टीन्स. ही स्टॉप्ड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 19. हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनकी जो इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, इनका बहुत सारे रिटन है बट उनमें से कुछ जो फेमस होता है ना, जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, तो इनका पॉपुलरिटी जो इनको प्राप्त हुई है वो इन मेजर वर्क्स हैं टू द म्यूज़िक, इवनिंग प्रेयर. ये दो बहुत ही ज़्यादा इनका फेमस वर्क्स हैं. So, the present poem, originally titled Les Dormeurs les Vals. Les Dormeurs les Vals is a French name which is translated in English as Asleep in the Valley. Was included in his collection of poetry called Poesis. Poesis इनका पोइट्री का कलेक्शन है जो 1872 में पब्लिश्ड हुआ था. उस पोएसिस में मतलब कि इनका कलेक्शन से बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, मतलब शॉर्ट पोइट्रीज़ वगैरह लिखा गया है. तो वो सारे शॉर्ट पोइट्रीज़ को मिला करके एक बुक बना दिया गया है जिसका नाम है पोएसिस. उसी बुक्स के पोइट्री के कलेक्शन से ये एक पोइट्री लिया गया है जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड पढ़ रहे हैं. This poem is written in the model of the Italian sonnet that has 14 लाइन divided as octave and sestet. ये अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बट हमें बता रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये पोएम जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया और क्या थीम है इस पोएम का. तो पोइट्री पढ़ने से पहले आपको एक नॉलेज दे दिया गया है. तो पोएम जो है वो मॉडल है किसका, इटालियन सोनेट का. सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोइट्री होती है और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट पार्ट जो स्टैंजा होता है, फर्स्ट स्टैंजा वो ऑक्टेव होता है एंड सेकंड स्टैंजा सेस्टेट होती है. द पोएट एक्सप्लोर्स द इनहेरिटेंट फर्टिलिटी ऑफ वॉर. पोएट जो है इस पोएम में जो फर्टिलिटी ऑफ वॉर मीन्स हो गया जो वॉर का मतलब युद्ध का जो निर्दय बनती है, युद्ध का जो पीड़ादय होती है. युद्ध जो है बोलते नहीं है, युद्ध जो होता है वो कभी भी मतलब कि खुशहाली नहीं लाता है. अगर हम दोनों पक्ष अगर देखते हैं, मान लो कि अगर कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध में अगर अगला एक पर्सन जीत गया है और दूसरा पर्सन अगर हार गया है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ. जो जीता है उसका भी नुकसान हुआ है और जो हारा है उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ है. तो जीतने वाला का भी ऐसा नहीं कि वो बहुत हैप्पीनेस है, उसके भी लोगों का नुकसान हुआ है, उसके भी लोगों का ऐसा नहीं है उनके लोग नहीं मारे गए. अगर अगला पर्सन का लोग मारा गया तो दूसरा पर्सन के भी लोग मारे जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वॉर जो होता है वॉर से हमें हैप्पीनेस मिलता है. तो वॉर की जो भी मतलब कि एक हम अगर वॉर के बारे में अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ जानकारी अगर हमें मिल रही तो बेसिकली यही हमें जानकारी मिलती है ना कि वॉर किसके बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा, ये सब बताया जाता है. वॉर का जो सोल्जर, जो उसमें सोल्जर्स की क्या भूमिका रहती है, क्या सोल्जर्स के साथ में बिकता है. जब वॉर होता है ना तब अगर मान लो कि अगर किसी कंट्री में इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो उस टाइम में जो हमारे बॉर्डर्स में जो अभी जो फ़िलहाल जो आर्मी है तो वो आर्मी मतलब काफ़ी नहीं होती है, वो इनफ नहीं होती है. तो इसलिए जब इमरजेंसी की टाइम होती है ना तो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कंट्री, हमारे मतलब कि अपने
देश के प्रति एक कर्तव्य होता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो जा कर के युद्ध में लड़े, अपना अपने देश की रक्षा करें। तो उस समय जब वॉर इमरजेंसी के टाइम होती है ना, तो हर एक जो नागरिक होता है, असाधारण नागरिक, तो उन्हें भी वॉर में लिया जाता है। जो जवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, उन्हें जवान में लिया जाता है। उस टाइम में हाइट ये सब नहीं देखा जाता है, ना हाइट देखा जाता है, ना फिजिकली देखा जाता है, बस सभी लोगों को लिया जाता है। तो वैसे वॉर के टाइम का ही कुछ एक सोल्जर के बारे में हमें इस पोएम में जानकारी मिलेगी, हम इस पोएम में पढ़ेंगे। This theme is expressed in the contrasting images of one mournful nature as background and the tragic death of a young soldier in the midst of nature's splendor. इस लाइन में ये दिया गया है कि इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो नेचर को रखा गया है, और मेन इस पोएम का जो मेन पार्ट है वो एक सोल्जर है जो नेचर के बीचों बीच में मिस्ट वे में उसका एक ट्रैजिकफुली डेथ हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो लेट्स बिगिन द poem. What is this? What is a small green valley where a slow stream flows? A small green valley, एक छोटी सी घाटी है हरी भरी, इसमें एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम मीन्स जो छोटी नदियाँ होती है, झरना होती है, झील वगैरह होती है, उसे स्ट्रीम बोला जाता है। वो धीमी गति से बह रही है। And leaves long strands of silver on the bright grass. And leaves long stands on silver, मतलब लीव्स यानी पत्तों के ऊपर में बूंद वगैरह जो है पड़ रही है, घासों में भी बूंद पानी वगैरह है जो सिल्वर चमक रही है। तो सिल्वर क्यों चमक रही है? क्योंकि जो पानी है, पानी उनके पत्तों वगैरह पे पानी जमा हुआ है, तो पानी की बूंदें पड़ी हुई है। जब हम बारिश होता है, बारिश के बाद जब मौसम साफ़ हो जाता है, तो जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हरी भरी घासों को देखना, पेड़ पौधों को जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि पानी सारा सूख जाता है, पानी उस पत्तों में रहता ही है। तो पानी जो रहता है और उस पर जब अगर सनलाइट पड़ती है, लाइट होती है, तो सनलाइट के कारण उनकी जो लाइट निकलती है वो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें सिल्वर है, चांदी जैसा चमक रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे वही सीन बताया गया है कि जो पत्ते वगैरह हैं वो चमक रहे हैं सिल्वर की तरह, और जो ब्राइट जो रखे देखो, और सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, घासें भी हैं तो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज, फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन रेज, सन की किरणें कहाँ से पड़ रही है? माउंटेन टॉप, पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वहाँ से सूर्य की किरणें निकल के पूरी दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट, पूरी जो वैली है उसको पूरी रोशनी से भर देती है। किसकी? कौन? सनलाइट यानी सनरेज, सूर्य की किरणें। अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथेड, एक सोल्जर, एक सैनिक, वेरी यंग, बहुत ही जवान है, ज़्यादा एज नहीं हो रहा है, लाइज मीन्स लेटा हुआ है, ओपन माउथेड, ओपन माउथेड मतलब मुंह खुला हुआ है, उसका मुंह खुला हुआ लेटा हुआ है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, उसकी तकिया, उसका तकिया क्या बना हुआ है? जो फन से बना हुआ है, यानी पंखुड़ियों से बना हुआ है, कोमलदाय पंखुड़ियाँ से बना हुआ है। बीनीथ हिज हेड, जो उसके सर के नीचे है। यहाँ पंखुड़ियाँ का मतलब है कि जो वैसे पौधे जो बहुत ही अभी मतलब कि कोमल हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, नवजात है, एकदम छोटी भी नहीं है, थोड़ी बड़ी हो गई है, और रुई के समान जो है वो उन्हें फन यहाँ पर बताया गया है, जो सोल्जर के हेड के नीचे है, और ये पिलो का काम कर रहे हैं सोल्जर के लिए। अस्लीप, वो सो रहा है। स्ट्रेस्ड इन द हैवी अंडर ग्रोथ, और हैवी अंडर ग्रोथ मतलब उसका शरीर जो है वो बहुत ही भारी पड़ रहा है, जो अंडर ग्रोथ मतलब कि जो नीचे उसके बॉडी के नीचे जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे मतलब पत्ते वगैरह हैं जो अभी उगे नहीं है पूरा, उसके लिए। पेल इन हिज वार्म, पेल इन हिज वार्म, उसका शरीर जो है वो पीला पड़ गया है, पूरा पीला पड़ गया है, जैसे कि गर्म हो, बट पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन्स ऑफ बेट, उसकी जो बॉडी है वो वहाँ पे वो जो सो रहा है जिस एरिया में, वहाँ सूर्य की रोशनी से और जो बारिश वगैरह हुई है या रात की ओस से जो पानी वगैरह जो है घाटी में, वो जो है एरिया जहाँ पर
ये सोल्जर लेटा हुआ है वो उसकी बॉडी से वो उसको वार्म कर लिया, एरिया वो वार्म हो रखा है और सन की लाइट से वो एरिया जो है वो उसका पानी वगैरह सोक्ड कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, सोक कर लिया, और वही उसका बिस्तर है यानी बेड है। ग्रीन हरा बड़ा घास। हिज फिट अमोंग द फ्लावर्स, उसकी जो पैर जो है वो कहाँ पे है, फ्लावर्स में यानी कि फूलों के पास में। हिज स्लिप्स, वो आराम से सो रहा है, उसको कोई ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी पैर कोमल कोमल फूलें जो अभी हैं उसके ऊपर में पड़ी हुई है, उसको कुछ ये सब का कोई ध्यान नहीं है। वो सो रहा है, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। हिज स्माइल इज़ लाइक एन इन्फेंट, उसकी स्माइल जो है वो बिल्कुल इन्फेंट मीन्स होता है नवजात शिशु। जो नवजात शिशु होती है जो अभी भी जन्म ली होती है उसे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है खुशी क्या है, गम क्या है, रोना क्या होता है, भूख प्यास, मतलब भूख से उसे भूख ही बती होती है, भूख लगती है तो रोती है। तो एक नवजात शिशु होता है, उसे अगर आप कभी देखे होगे तो वो विदाउट कोई रीज़न वो स्माइल करते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह नवजात शिशु की तरह जेंटल विदाउट गिल्ट, बिना कुछ एकदम कोमल सा, बिना कोई गिल्टी, बिना कोई परेशानी, बिना कोई टेंशन का वो स्माइल कर रहा है। कौन? सोल्जर। उसके फेस पे वो स्माइल है बिल्कुल एक बच्चे के समान। नेचर कीप हिम वार्म, यहाँ पोएट बोलते हैं नेचर, हे प्राकृतिक उसे उसे गर्म में रखो। ही मे कैच कोल्ड, उसे ठंड लग सकती है। ही मे कैच कोल्ड, इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये जो सीज़न है ये विंटर का सीज़न है, इसलिए यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि वो खुले में सोया, उसे ठंड लग सकती है, उसे वार्म रखो। प्राकृतिक से बोल रहा है कि उसे वार्म रखो, उसे ठंड लग सकती है। द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, हमिंग इंसेक्ट मतलब जो भौरे होते हैं करते रखते हैं, तो उन्हें परेशान नहीं करो, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करो, वो उसके रेस्ट पे डिस्टर्ब नहीं करो, वो आराम कर रहा है। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वो सनलाइट में सूर्य की रोशनी में वो सो रहा है। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, एक हाथ उसका ब्रेस्ट पर है, एक हाथ उसका ब्रेस्ट पे रख के वो सो रहा है। एट पीस, शांति से सो रहा है। इन हिज साइड, उसी के दूसरे हाथ के साइड में, देयर आर टू रेड होल्स, वहाँ पे दो होल्स है यानी दो छेदे हैं जो रेड है कलर की, दैट्स मीन उन्हें उसे गोली लगा है, और वो गोली लगने के कारण वो सो नहीं रहा है, वो उसका एक्चुअली डेथ हो चुका है, वो मर चुका है, वो हमेशा के लिए सो रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा एक हर्टफुल लगता है, एक यहाँ पर पोएट को बहुत ही हर्टिंग होता है कि जैसे वो समझ रहे थे कि सो रहा है, बट जब वो एक्चुअली में जब वो उसके पास जाते हैं सोल्जर के पास तो देखते हैं कि वो सो नहीं रहा है, एक्चुअली में उसका डेथ हो चुका है, वो वॉर में मारा जा चुका है। तो ये बहुत ही ट्रैजिक फुल स्टोरी पोएम था, ये एक ट्रेजेडी पोएम थी इसे पढ़ के हमें एक वॉर के जो आम सोल्जर्स होते हैं जिनके बलिदान चढ़ जाता है, जो सोल्जर्स का क्या उसकी भी पूरी लाइफ पड़ी हुई थी, वो यंग था, वेरी यंग, एज यू कैन रीड इन दिस पोएम हियर इज रिटन दिस द सोल्जर इज़ अ वेरी यंग, वो बहुत ही जवान था, ज़्यादा एज का नहीं था, और उसकी मृत्यु हो गई ड्यू टू वॉर। सो this is the main theme of the poem, the inherent fatality of war. I hope you will understand Asleep in the Valley. I'm trying to best in my way to explain it in Hindi. So thank you.